Hello everyone and welcome back to my channel. So today we are again with a poem of class 10th, A Tiger in the Zoo by Leslie Norris. So before starting the poem, let's have a quick intro of the poet. So his full name is George Leslie Norris and he was a prize-winning Welsh poet and a short story writer. In this poem, he has talked about the contrast of a tiger in the zoo and the tiger in its natural habitat. And what's the natural habitat? It's the forest, the jungle. तो इस पोएम में जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने बहुत अच्छे से he has portrayed how and what are the differences between a tiger जो कि अपने natural habitat में है और एक tiger जो कि एक केज में बंद है, जो कि एक जू में हम लोगों ने अपने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कैसे उसको बंद करा हुआ है. So let's find out what's in the poem and now we'll begin with the word by word explanation. So let's begin with the explanation with the first stanza, okay? So he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet rage. Okay, first let me tell you there are two types of quiet. This quiet, Q-U-I-E-T, which means shant without a noise, and the next one is Q-U-I-T-E, which means a lot of, बहुत ज़्यादा होना है ना. He was quite angry, so that is quiet, and this is quiet. Okay, Q-U-I-E-T. So quiet and quiet. I just wanted you to know the difference. So this means enough, a lot, and this means shant ho raha. Okay, so he stalks in his vivid stripes. First of all, let's see what the word stalks here means. So here stalk means walk with pride. Okay, so जब जो शेर है यहाँ पे he, first of all he, for whom are we using this word he is used for the tiger. Now you must be thinking कि for animals हम लोग it इस्तेमाल करते हैं, isn't it? You are right, it ही इस्तेमाल करते हैं, but here the tiger, the poet Leslie Norris has personified the tiger. Tiger को personify करना means किसी जानवर को या नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह ट्रीट करना. सो पर्सन की तरह ट्रीट करना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन, टू पर्सोनिफाई. सो द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द टाइगर and instead of it he has used he. So he walks in pride, he stalks in his vivid stripes. Vivid means bright. Okay, so bright अपनी जो टाइगर की जो स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, वो उनके साथ वॉक कर रहा है. ही इज वॉकिंग. आपने देखा होगा एक टाइगर की वॉक कितनी ज़्यादा we can say it is so magnificent, it is so आई कैंडी वॉच. सो उसको देखने में एक अलग मज़ा आता है, उसको चलते हुए देखने में. सो और कैट वॉक तो आप लोग जानते हैं, इट्स ऑल्सो टाइगर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द कैट फैमिली, फेलिन एनिमल है. सो हिज वॉक इज़ वेरी नाइस. सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, चलता है शान से अपनी विविड स्ट्राइप्स के साथ. द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. अब यहाँ पे आयरनी की बात देखिए कि वो जो वॉक है उसकी, वो जो उसका केज है, बहुत छोटा सा जो केज है, उसके अंदर जो उसके कुछ कदम वो ले सकता है, बस उसी में वो वॉक कर रहा है. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज. सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, यहाँ पे मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है. हम लिटरेरी डिवाइसेस अलग से पूरा पोएम होने के बाद हम देखेंगे, पर मैं साथ साथ स्टैंजा के साथ में भी आपको बताते चल रही हूँ. ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट. सो पैड्स ऑफ वेलवेट मीन्स वेलवेट जो क्लॉथ होता है, मटेरियल ऑफ क्लॉथ. सो उसकी कैसा एकदम सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टू टच. उसी से उसके जो पंजे हैं, जो क्लॉज हैं, उनको यहाँ पे वेलवेट से कंपेयर किया गया है, विदाउट यूजिंग लाइक और एज. और लाइक और एज के बिना अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दैट इज मेटाफर. ओके, अगर लाइक और एज से करते, पैड्स आर लाइक वेलवेट, तो वो जाता सिमिली. आपने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े होंगे 9th में. सो इट्स अ मेटाफर ओवर हेयर, पैड्स ऑफ वेलवेट. तो उसके पैरों को वेलवेट से कंपेयर करा गया है, जो कि बिना आवाज़ करे, बिकॉज देयर ऑफ वेलवेट, तो आवाज़ नहीं हो रही है, बिना आवाज़ करे वो वहाँ उस केज में चल रहा है. इन हिज क्वाइट रेज. सो रेज मीन्स एंगर.
एंगर, गुस्सा, तो अपने जो उसके अंदर जो गुस्सा भरा है, बिकॉज ऑब्वियसली अ टाइगर इज अ फ्यूरियस एनिमल, इजंट इट? सो उसका जो सारा गुस्सा है वो कहीं पे भी चैनलाइज नहीं हो पा रहा है, ना तो वो शिकार कर सकता है, ना वो घूम सकता है, ना वो अपने पार्टनर्स के साथ खेल सकता है। सो उसका जो पूरा जो रेज है, जो एंगर है, इट इज जस्ट वी कैन से कॉम्प्राइज्ड इन दिस केज। सो उसके अंदर जो गुस्सा है वो उसको दबाए हुए एकदम चुपचाप चलता जा रहा है। ओके, सो दिस वाज द स्टैंजा नंबर 1। नाउ ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। अब यहाँ पे तो वो जू में है। अब यहाँ पे ही स्टॉक द पोएट इज सेइंग कि उसको कैसा होना चाहिए अगर वो फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता, तो वो क्या कर रहा होता। ही शुड बी, उसको क्या करते हुए होना चाहिए? he should be in the jungle and he should be lurking in shadow. Lurking means remaining hidden, waiting in ambush. Ambush means surprise attack. So जब वो शेर क्या करता है, आपने उसकी डिस्कवरी पे या नेट जियो वगैरह पे आपने देखे होंगे वाइल्ड लाइफ चैनल्स पे, जिसमें वो शिकार करते हुए दिखाते हैं टाइगर को। सो हाउ डज ही अटैक? फर्स्ट ग्रास में वो दबे पांव चलता है। ही लर्क्स, लर्क्स मीन्स छुप छुप के चलना। ओके, सो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो में उसके छुप के चल रहा होना चाहिए, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास के बीच में से उसको निकलना चाहिए। शुड बी स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल। वाटर होल वहाँ पे वो जगह, पानी का वो एरिया जहाँ पे सारे एनिमल्स आते हैं, चाहे वो एंटेलोप हों, चाहे डेयर हों, cows, buffaloes, or whatever. Okay, fox. So near the water hole where plump deer passed. अब यहाँ पे इस स्टैंजा में पोएट इज टेलिंग द कॉन्ट्रास्ट कि वो कैसा है और उसको कैसा क्या करते हुए होना चाहिए और वो क्या कर रहा है। Isn't it? It's such an irony कि he should be doing all these things and instead he is packed in a cage. उसको अटैक करते हुए होना चाहिए। बिकॉज अब आप सोचेंगे वाई ही शुड बी अटैकिंग, इट्स गुड कि वो केज में है। नो, इट्स हिज नेचुरल टास्क। भगवान ने उसको भेजा है ये करने के लिए, अटैक करने के लिए। और बिकॉज ही इज just maintaining and balancing the ecosystem of our planet. If we just put all the tigers in cages, our ecosystem will collapse because they are meant to eat the deer. They are meant to eat other herbivore animals, so that the ecosystem is balanced. So he should be doing this and instead he is in a cage. Okay, moving on to the third stanza. A very short and sweet but very heart touching poem. Last stanza में आपको मैं वो feel कराऊंगी. Okay, he should be snarling around houses at the jungle's edge. Again he's in the जंगल, जो हमने फर्स्ट में डिस्कस करा था। स्टैंजा में भी वो जंगल की बात कर रहे हैं। जो टाइगर एक जंगल में है, उसको क्या करते हुए होना चाहिए? शुड बी स्नालिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। तो अब आपने देखा है कि व्हाट वी ह्यूमंस आर डूइंग, वी आर जस्ट cutting and cutting the trees and for our personal purposes urbanization कर रहे हैं, एरिया को अर्बन बना रहे हैं। और जो विलेजर्स भी हैं इनफैक्ट वो भी कट करके लकड़ियाँ उनके भी बहुत काम आती हैं। सो वी आर इंक्रीजिंग आर एरिया बट डिक्रीजिंग द फॉरेस्ट एरिया, इजंट इट? जो कि इनका नेचुरल हैबिटेट है उसको तो हम छोटा करते जा रहे हैं और अपने एरिया को और ज़्यादा बड़ा करते जा रहे हैं, isn't it? So that's why what these animals do, they come around the edge of the jungle. At the jungle's edge मतलब जंगल का जो किनारा है जहाँ से विलेज शुरू होता है, वहां पे आकर he should be snarling. Snarling का मतलब होता है making an angry warning sound. जब आपने देखा होगा डॉग्स को जब आप गुस्सा दिला देते हैं, जो कि आपको नहीं दिलाना चाहिए, तो वो कैसे अपने टीथ शो करते हैं, isn't it? So that is snarling. तो यहाँ पे आपने देखा कि ओनोमैटोपिया, जो कि लिटरेरी डिवाइस है, ओनोमैटोपिया मीन्स साउंड वर्ड्स जब इस्तेमाल होते हैं, दैट इज ओनोमैटोपिया। तो आपने देखा snarling इज अ वार्निंग साउंड जो जानवर करते हैं। So here this word is showing the use of onomatopoeia in the
poem, okay, in this stanza. So he should be snarling, वो गुस्से से वो घुराना उसको चाहिए around houses at the jungle's edge, jungle के edge पे, bearing his white fangs. Bearing means to expose, okay, expose और uncover, जो कि बॉडी पार्ट हम कह सकते हैं, कोई बॉडी पार्ट जो होता है उसको जब आप एक्सपोज करते हैं दैट इज बेयरिंग, ओके, लाइक बेयर फुट होते हैं, सो बेयर मीन्स टू अनकवर, without cover. His white fangs, so white fangs over here are the canine tooth, जो कि मैंने आपको बताया जब आप गुस्सा दिलाते हैं तो they snarl, they make a sound showing their teeth. The animals show their teeth और वो गुस्से से घुर्राते हैं. So this is what he should be doing. और अपने claws से उसको डराना चाहिए, terrorizing the village, because this is वो जो villagers को डराता है, he is not going to attack them until and unless you poke the tiger. आप जब तक poke नहीं करेंगे he will not do anything, क्योंकि अब ये जो उसका जो natural जो prey है, that is the cows और the goat, वो आप लेके आ जाते हैं और वो उनको लेने के लिए वहां पे उनको हंट करने के लिए, क्योंकि उसके जंगल में सब कुछ कम होता जा रहा है, because we are entering it. So that's why he is coming into our places to have his food. Isn't it obvious? So that's why he's not going to attack the humans until we humans poke the poor animal. So he should be doing this. It's his natural instinct to do this. He should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. Terrorizing means डराना. Okay, but यहाँ पे contrast की बात क्या है? होना तो ये चाहिए, बट हो क्या रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट मीन्स मेड ऑफ सीमेंट, ओके. कॉन्क्रीट सेल, सेल मीन्स एक बंद कमरे में, वो कॉन्क्रीट कमरे में बंद है, एक केज में. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो भी स्ट्रेंथ है विच इज लाइक अनकम्पेरेबल टू आवर स्ट्रेंथ, हम कुछ नहीं है उसके सामने, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो सारी कहाँ हो गई है? बिहाइंड द बार्स. वो कैद हो गया है, उसकी स्ट्रेंथ कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो पा रही है. इट्स लाइक जस्ट बिहाइंड बार्स और उस पर जंग लगती जा रही है, यूज ही नहीं हो रहा. ही इज totally forgetting what his strengths are. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. और वहाँ वो जो कंक्रीट सेल में बंद है, behind the bars है, उसकी स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है. Stalking the length of his cage. Stalking का मतलब होता है यहाँ पे to measure, okay. Ignoring visitors, और फिर वो लेंथ में चल रहा है, बस मेजर कर रहा है अपने केज में, टू एंड फ्रो बस चल रहा है. इग्नोरिंग द विजिटर्स. विजिटर्स जो हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बनते हैं बिहाइंड, जो बार में जो टाइगर्स होते हैं जू में, जो विजिटर्स होते हैं, कुछ जो तंग करने वाले होते हैं, वो बड़े होशियार बनते हैं वहाँ पे. दे थ्रो थिंग्स एट द टाइगर, दे थ्रो नॉट ओनली टाइगर बट अदर एनिमल्स ऑल्सो. बल्कि अगर वो बार्स वहाँ पे ना हो, वो उसके सामने खड़े भी ना हो पाए एक सेकेंड. सो दिस इज द आयरनी ऑफ द सिचुएशन जो कि जूज में होती है. सो आई पर्सनली डोंट लाइक जूज बिकॉज इट इज टोटली अनएथिकल on our part to put the animals for our entertainment in a cage, not in their natural habitat. हम उनको unnaturally उनको रख रहे हैं कैद करके, उनका पूरा जो ब्यूटी है उसको ख़त्म कर रहे हैं, because they are not able to do anything which they are supposed to do. वो सब वो नहीं कर पा रहे हैं. So दिस इज़ द आयरनी. और हम अपने बस उनको देखने के लिए, उनकी ब्यूटी को निहारने के लिए हम उनको केज में रख देते हैं. So which is not right. Right now during lockdown we could feel how these animals must be feeling. So they don't have to do anything. They are just sitting, eating, sleeping. उनके पास तो हम लोग तो फिर भी कुछ entertainment कर लेते हैं. They are not able to do anything. Isn't it? So we can empathize with them right now, and I think we should be not doing this, at least in our homes. We should not cage any animal. We should let them just live their life which they have got once. Okay, so this was just my personal point of view. Okay, he hears the last voice at night. This stanza is really emotionally touching. तो आखिरी जो रात की आवाज़ें होती हैं, पूरे दिन के बाद आखिरी जो आवाज़ें होती हैं वो उनको सुनता है रात में. द पेट्रोलिंग कार्स, वो आवाज़ें होती हैं किसकी? पेट्रोलिंग कार्स की. नाउ दिस इज़ नॉट पेट्रोल, PETROL होता है, दैट इज़ द फ्यूल विच वी पुट इन आर व्हीकल्स. पेट्रोल
वो नहीं है यहाँ पेट्रोलिंग मीन्स PATROL मीन्स पेट्रोल मीन्स टू हैव एन एक्सपेडिशन, मतलब टाइम टू टाइम जब गार्ड्स या पुलिस ऑफिसर्स किसी एरिया का चक्कर लगाते हैं, है ना, दैट इज नोन एज पेट्रोलिंग. सो हेयर पेट्रोलिंग जो करते हैं गार्ड्स करते हैं जू में, टू जस्ट हैव अ चेक कि इफ द डोर्स of all the cages are locked, no human being is inside, no person is there, or no animal is outside. So all these things for the last check रात में पेट्रोलिंग होती है कार्स की. तो टाइगर वो सुन रहा है and stares with his brilliant eyes, और वो at the brilliant stars, वो क्या कर रहा है अपनी brilliant, आपने देखा होगा कैट फैमिली में जो टाइगर होता है उसकी जो आंखें होती हैं, that is they are so dense and deep and so furious, which is a very beautiful feature of the whole tiger, जो उसकी आंखें होती हैं. सो इस वजह से यहाँ एडजेक्टिव ब्रिलियंट यूज हुआ है. सो stares means to look at something for a long period of time, घूरना. ओके, सो वो कहाँ देख रहा है अपनी ब्रिलियंट आइज से, at the brilliant stars. तो आई थिंक यहाँ पे poet is trying to tell us that the tiger is just remembering the time when he was in the jungle and he must be thinking, he is very sad. यहाँ पे एक sadness show हो रही है जो कि टाइगर sad feel कर रहा है, that he is just what he is doing with his life, और उसके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में सोच रहा है, and he is just looking at the beautiful stars, thinking of the good times he had, and showing his sadness about what his actual life is going on like. So this was the poem, very sweet poem by Leslie Norris about a tiger in the zoo. Now let's discuss the literary device. Okay, first of all हम पूरे poem का rhyme scheme देख लेते हैं एक बार. Stripes, cage, quiet, rage, last word से हम rhyme scheme निकालते हैं, isn't it? You can go to my previous videos also, हमने poems पे discussion किया है. So in that also I've discussed the literary devices. So stripes, A, cage is not rhyming with stripes. B, quiet is not rhyming with stripes also, cage also. So C. Now rage and cage, so हमने इसको B दिया था, we'll give this also B. So A, B, C, B is the rhyme scheme. Okay. Okay. Now इसी तरीके से in whole of the poem we are having this rhyme scheme A, B, C, B. Shadow, grass, whole, pass. A, B, C, B. Okay, A, B, C, B is followed in the whole poem. Okay, so this was the rhyme scheme. अब हम move करते हैं stanza 1 के other literary devices पे. So सबसे पहले जो हमने discuss करा था rhyme scheme के बाद, he. So what was it? It was the personification, that is personifying an animal or any non-living object. So he यहाँ पे personify किया गया है टाइगर को, so personification. Then metaphor का इस्तेमाल हुआ है जो कि मैंने आपको बताया था, pads of velvet. यहाँ पे pads और को उसके जो क्लॉज हैं, उसके जो पंजे हैं टाइगर के, उनको वेलवेट से कंपेयर करा गया है, सॉफ्ट हैं क्योंकि दोनों ही. सो विदाउट यूज ऑफ लाइक और एज, अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दैट इज मेटाफर. सो मेटाफर इज यूज्ड. एंड देन देयर इज इंजैम्पमेंट. इंजैम्पमेंट मीन्स कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेम सेंटेंस विदाउट पंक्चुएशन. तो यहाँ आप देख सकते हैं, on pads of velvet quiet in his quiet rage, or we can say he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. We can see in this line that there is no punctuation mark over here and this sentence is continuing till here. Okay, so this is the example of enjambment, except this stanza 4. In this there is no enjambment because you can see there's a this comma over here and then a full stop. So no continuation is there. There is a punctuation mark in between breaking that continuation. So yeah, every other stanza is having enjambment except stanza 4. Okay, now moving back to stanza number 1. तो हमने देखा सबसे rhyme scheme, and then we have seen the personification, that is use of he, and next is metaphor, जो कि we have already seen over here, and the next one is enjambment, which we have also seen. Now the next is imagery.
इमेजरी अभी तक हमने किसी पोएम में नहीं डिस्कस करा है. इमेजरी इज व्हेन द पोएट ट्राइज टू क्रिएट एन इमेज ऑफ एनीथिंग विच ही इज टॉकिंग अबाउट इन द पोएम. जैसे कि यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने हमारे सामने एक टाइगर की इमेज, लाइव इमेज क्रिएट करने की कोशिश करी है हमारे दिमागों में. दैट इज ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. तो जब हम सोचते हैं इसके बारे में, इन 2 लाइन्स में हम उसको बिल्कुल केज में चलता हुआ इमेजिन कर सकते हैं. दैट इज इमेजरी. Okay, so the poet has used imagery over here. The next one is consonance. Consonance is the repetition of a consonant sound. किसी भी consonant sound का जब repetition होता है, शुरुआत में नहीं, word के हमेशा शुरू में नहीं होना चाहिए, वो ऐसे नहीं होना चाहिए, otherwise it is not this consonance. वो बन जाता है alliteration. क्या बन जाता है? एलिट्रेशन बन जाता है कि यहाँ इस लाइन में एलिट्रेशन है. बट हमें वो 2 से ज़्यादा बार जब हम स्टार्टिंग में साउंड रिपीट होती है, चाहे वो कॉन्सोनेंट की हो चाहे वो वॉवल की हो, सो दैट इज एलिट्रेशन. बट यहाँ पे जो साउंड है कॉन्सोनेंट की, वो होनी चाहिए कहीं पे शुरू में, कहीं पे लास्ट में, कहीं पे बीच में, वट एवर. सो हेयर वी कैन सी द साउंड ऑफ एस इन स्टॉक्स हिज स्ट्राइप्स. तो यहाँ पे 3 दफ़ा हम एस का साउंड देख रहे हैं, विच इज़ अ कॉन्सोनेंट. दैट्स वाई इट इज़ द लिटरेरी डिवाइस, पोएटिक डिवाइस, दैट इज कॉन्सोनेंस. अब इसमें एजोनेंस भी है जो कि कॉन्सोनेंस की तरह ही है. सिर्फ डिफरेंस ये है, कॉन्सोनेंस में वॉवल कॉन्सोनेंट साउंड होती है और एजोनेंस में वॉवल साउंड रिपीट होती है. अब यहाँ पे वॉवल साउंड आप बताइए कहाँ पे रिपीट हो रही है एक सेंटेंस में. Okay, let me tell you, in his quiet. I sound repeat हो रही है. Okay, so moving on. This was okay, there is one more. That is oxymoron. देखिए यहाँ पे in his quiet rage. उसका गुस्सा कैसा है? Quiet. वो कैसा है? Quiet भी है और rage भी है उसके अंदर. These are 2 adjectives. लेकिन क्वाइट मीन्स शांत, रेज मीन्स फ्यूरियस, एंग्री. दोनों ऑपोजिट भी हैं. व्हेन 2 एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बैक टू बैक बट दोज 2 एडजेक्टिव्स आर टोटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, दैट इज नोन एज ऑक्सीमोरॉन. ओके, यूज ऑफ ऑपोजिट एडजेक्टिव्स. सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन. नाउ वी विल मूव बैक टू our next stanza. So in this stanza again the rhyme scheme is same, enjambment is there, and the next literary device is onomatopoeia. Onomatopoeia, what is onomatopoeia? It's the sound word. तो हमने पहले भी डिस्कस करा था, यहाँ पे onomatopoeia का इस्तेमाल हुआ है snarling में, because it's a sound word, और sound word का इस्तेमाल जब होता है, that is the poetic device onomatopoeia. Okay, snarling means making an angry warning sound. Okay, now next literary device is assonance and next is consonance. तो ये दोनों भी हम देख सकते हैं. assonance, vowel sound repeat हो रही है o और I की in the lines. should be snarling around houses. So o o o o and I की हो रही है bearing his white fangs, his claws. So I is there. Then next is now we'll move to next stanza. इसमें इतने ही थे. Rhyme scheme, enjambment, onomatopoeia, assonance and consonance. Now stanza 4 again the rhyme scheme is same. There is no enjambment in this, and the next literary device is personification, which is again the same thing. He is used for tiger, तो personification हो रहा है. Then assonance and consonance is there. अब यहाँ पे assonance vowel sound है E, consonant की sound है S. तो E की sound यहाँ पे हो रही है he is locked concrete cell. So यहाँ पे इस लाइन में 4 जगह E की sound हुई है, और S की sound कहाँ पे हो रही है? In his strength and bars. So we can see over here bars में है, his में है, strength में है. So these 3 words are having S sound. So this is a consonant and it is consonance. A literary device. Last one is alliteration भी है इसमें, that is B.
का साउंड स्टार्टिंग में रिपीट हो रहा है दोनों वर्ड्स में, isn't it? Behind bars, BB. So concrete cell, CC. These are examples of alliteration. So ये भी आप अपना, हो सकता है maybe I forgot to mention some, तो हो सकता है आपको भी कुछ दिखे, maybe alliteration I forgotten some. So please do that. It's not wrong अगर आपको ऐसा दिख रहा है. So you can find out by your own all the literary devices which I've already explained कि वो क्या क्या होते हैं. Okay, now the last stanza. Already the video is too long. We'll finish it quickly now. The rhyme scheme is saying there is enjambment and now there is alliteration and assonance. That's it. Alliteration starting में h की sound है, here hears में he hears, h. Okay, and last one is assonance जो कि with his brilliant, I की sound जो इस्तेमाल हो रही है with his brilliant में I. Okay, so this was it. I hope you've understood the poem. इसमें ज़्यादातर theme based and what the poet is trying to convey ऐसे ही questions आएंगे, ज़्यादा detail based questions नहीं होंगे. It's just कि इसमें क्या message convey करने की कोशिश करी है poet ने, all sorts of questions like these. Okay, so I hope you've enjoyed it, and if you have, do not forget to like the video and do subscribe to my channel and press the bell icon for all the videos as soon as they release. Okay, so take care. Bye bye. Thank you.